नमस्कार, आप देख रहे हैं NDTV इलेक्शन कैफ़े। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। हम बात करेंगे कल जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 26 लोग हमारे भारतीय उनकी जान गई है। आतंकियों ने हमला किया है। उन्होंने जो टूरिस्ट, खासकर जो पर्यटक गए थे बैसरण वैली, पहलगाम से लगभग 6.5 किलोमीटर के आसपास है। जो आप या तो हॉर्स राइडिंग करके या तो पैदल ट्रैकिंग करके आप जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे लगभग 2000 लोग जमा थे। और चूंकि टूरिस्ट प्लेस था, वहाँ उस तरह की सिक्योरिटी नहीं होती है, तो वो जंगल से आए और उन्होंने लोगों पर गोलियां चलाई। उनसे पूछा, उनकी आइडेंटिटी चेक की, उसके बाद उन पर गोलियां चलाई। उसके बाद से शाम को गृह मंत्री वहाँ पहुंचे। लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री सऊदी अरब से उनको अपना जो दौरा वो कट शॉर्ट करना पड़ा। वो सुबह सुबह इंडिया में आए। अभी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे थोड़ी देर बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होनी है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री दोनों ने कहा है कि हम जवाब देंगे और बख्शा नहीं जाएगा और हम जड़ तक जवाब देंगे। तो आज हम चर्चा ऐसी करेंगे कि बहुत गमगीन माहौल है। बात करेंगे। मयंक सर, पहले आपसे ही बात करते हैं। ये हमला हुआ है, एक तो हमने देखा है कि जो पहले भी आतंकी हमले हुए, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार ये हमला हुआ है, लेकिन पर्यटकों को इस तरह से निशाना बनाने का, इस बड़े लेवल पे बनाने का, ये पहली घटना है। क्योंकि कल भी मैं सर के एक शो में, जो वहाँ के एक्स DGP थे SP वैद साहब, वो भी ये बात रख रहे थे। उनका कहना था कि जो पहले आतंकवादी थे उसमें स्थानीय लोगों की संख्या काफ़ी होती थी, लेकिन कुछ सालों में ये फॉरेन जो टेररिस्ट हैं वो ज़्यादा हैं, पाकिस्तानी। लोकल टेररिस्ट फिर भी उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि हमको टूरिस्ट को टारगेट नहीं करना है, लेकिन फॉरेन, ये जो आतंकियों की रणनीति में बदलाव है, टूरिस्ट पे अटैक करना और आइडेंटिटी चेक करके ये अटैक करना, ये क्या कहता है? रणनीति में बदलाव बेसिकली है कि कितना और घिनौनापन कर सकते हैं हम। वैसे उनका काम ही है घिनौनी हरकत करना, उसमें भी सारी हदें पार कर देना। हम सबको पता है क्या कि जम्मू कश्मीर अर्थव्यवस्था के लिए टूरिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी पढ़ रहे थे मनी कंट्रोल में छपाई कि 7 to 8% वहाँ के स्टेट की इकोनॉमी का 7 to 8% टूरिज्म से। और हमने सुबह में अखबार में देखा कि टूरिज्म का इनफ्लो जम्मू कश्मीर लगातार बढ़ रहा है। 1.8 करोड़ था 2028 में, 2,35,00,000 जो है वो 2024 में, जिसमें 35 लाख कश्मीर वैली में लोग आए घूमने। हाँ, तो और उसमें भी वो नर्व सेंटर पहलगाम के बारे में कहा जाता है क्या कि और मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है और एकदम से नर्व सेंटर रहा है टूरिज्म का। तो वहाँ और जैसा आपने कहा कि पहले जो वहाँ के जो खुद के आतंकवादी होते थे वहाँ से पनपे हुए स्थानीय जो तो उनको पता था क्या कि टूरिज्म का क्या महत्व है उनके परिवार के खर्च चलाने के लिए। अब बाहर से जो आ रहे हैं उनको तो कोई पड़ी नहीं है, उनका तो बस उद्देश्य है तबाही करना। तो उसी उद्देश्य से और इसमें उसके बाद से सोशल मीडिया हमेशा ही गंदा रहता है। सोशल मीडिया का रिस्पांस और भी बहुत घिनौना है। इसमें भी इतने घिनौने हरकत में भी एक खास कलर देने की कोशिश हो रही है। घिनौना हरकत है, इसका जवाब होना चाहिए। जिसने किसी ने भी किया उसको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की राजनीति घटिया वाली बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है। और ये तो और भी दुख की बात है कि वो लोग घिनौने लोग हैं, वो घिनौना हरकत करके चले गए, या पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे, मर जाएं। लेकिन हमारी मानवता क्यों मरती जा रही है? ऐसे सेंसिटिव समय में भी हम थोड़ा रिस्ट्रेन नहीं रख सकते हैं क्या? ये हमको बहुत दुख देने वाली बात लगती है। बाबा, मैं 2-3 चीज़ कहना चाहूँगा। एक तो कोई टेररिस्ट है, कोई लोकल टेररिस्ट और फॉरेन टेररिस्ट, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। टेररिस्ट है, क्योंकि इसमें आपको बताता हूँ। एक तो 30 मिलियन टूरिस्ट जो है तो पिछले साल गए थे, जो आंकड़ा आया है, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और आपको बता दूं कि टनल का उद्घाटन किया गया जनवरी में, रेल लिंक हो गया है। इसमें 2 लोकल टेररिस्ट हैं। एक है आदिल गौरी जो अनंतनाग से है, एक आसान करके है वो पुलवामा से है। ये लोग 2018 में गया था, वहाँ पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग लेकर के आया है। तो ये लोकल है, ऐसा बात नहीं है कि लोकल नहीं है, ये थोड़ी गलत है आपको। और उसके अलावा और आपको बता दूं,
जो जो अच्छा इसका जो लिया है टीआरएफ जो आप कहते हैं द रेसिस्टेंट फ्रंट जो है उस वो पूरे कश्मीर में इसी बात पे ऑपरेट कर रहा है कि हम यहाँ पे किसी को बसने नहीं देंगे। ये बाहर के लोग आके क्यों बस रहे हैं? आपको मालूम होगा कि कुछ साल पहले जो है इसने कुछ मजदूरों और डॉक्टर को भी मारा था, इसी कहते हुए इन लोगों ने मारा था। और ये 2019 में बना है और इसका शेख सज्जाद गुल जो है इसका ये फाउंडर है। कुपवारा के करंट सेक्टर में भी इसने किया था, जब 4 दिनों तक इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ, ये वही टेररिस्ट ग्रुप है। और 2024 में 6 माइग्रेंट वर्कर्स को मारा था और 1 डॉक्टर को भी मारा था। तो ये घटनाएं लोकल्स को मार रहे हैं वो डराने के लिए कि जब से ये हुआ कि कश्मीर खुला है कि वहाँ लोग बसेंगे, ये पूरे फोर्स जो है इसने इसी बात पर के फोकस किया है। अब सबसे बड़ी बात आ रही है कि इसके पीछे कौन है। इसके पीछे सैफुल्ला जो है, वो जिसको खालिद भी कह रहे हैं, जो हम लोग कह रहे हैं, ये एलईटी का टॉप कमांडर है। ये एलईटी का ही ऑफशूट है जो कि अब वो बैन होने से बचने के लिए करता है। रावलकोट बेस्ड है ये, और ये जो है एलईटी का पेशावर का हेड है, ठीक है। साथ में जमातुद दावा जो है उसका कोऑर्डिनेटर भी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी है। तो ये सारा चीज़ ऑपरेट वहीं से हो रहा है। बहुत सारे सिक्योरिटी जो एक्सपर्ट हैं उनको मैं पढ़ा था, उन सब का मानना है कि ये हमास लाइक अटैक किया गया है। अब बात होनी चाहिए कि क्या रेस्पॉन्स भी हमास जैसा होना चाहिए, क्या भारत सरकार क्या सोचती है। अब इस पर चर्चा होगी कि जो इजराइल के ऊपर हमास ने किया था उस टाइप के अटैक से बहुत सारे जो सुरक्षा विशेषज्ञ वो इसकी तुलना कर रहे हैं। तो इस सबको अब है कि सरकार का रेस्पॉन्स इस बारे में क्या होगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दो, बलूच को अलग करो, सिंध को अलग करो, खैबर को अलग करो, उसको वो जो आज़ादी की मांग उठ रही है, और उसके बाद ही उस ढंग से आइसोलेट करने की भी रणनीति जो है वो हो रही है, बातचीत हो रही है। तब देखते हैं सरकार का क्या रिस्पॉन्स होता है। क्या रिस्पांस होना चाहिए इस हमले के बाद? देखिए, रिस्पांस तो अब ऑब्वियसली जो सरकार की जो भी इस पर रणनीति बनेगी वो लोग डिसाइड करेंगे, और वो रिस्पांस जो है वो ऐसे चर्चा का विषय नहीं है, उसमें भावुक होकर लोग कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, रिस्पांस ज़रूरी है। जिस लेवल की ये हरकत हुई है उस लेवल की हरकत के लिए एक सटीक और बिल्कुल मजबूत एक रिस्पांस जो है वो जाएगा, तभी सही मैसेज जाएगा। लेकिन इस अटैक के पीछे की जो मंशा है वो मुझे लगता है कि ये जो है वो पाकिस्तानी आर्मी, ISI जो पाकिस्तानी टेरर ग्रुप्स हैं उनका डेस्परेशन है, क्योंकि उनको शायद ये लगने लगा है पिछले कुछ सालों में उनकी ज़मीन खिसक गई है। उनको लोकल सपोर्ट या उनको वहाँ से जो पहले जितना, अब जैसे आज ही जो आई है रिपोर्ट उसमें यह है कि अगर 120 तकरीबन टेररिस्ट हैं कश्मीर वादी में आज की डेट में, 110-15 उसमें से पाकिस्तानी हैं, लोकल नहीं, 4-5 ही वो हैं। तो पहले शायद उनको जिस तरह का लोकल सपोर्ट मिलता था या उनको लगता था कि उनकी वैल्यू है, अब वो जो है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई है। और बीच में जो ये छुटपुट घटनाएं करते रहे, जो बाबा ने जिक्र किया कि लेबरर्स को मारना या पंडितों पर अटैक करना, तो वो एक दो में करके शायद उन्हें भी लग रहा होगा कि ये छोटे मोटे अटैक्स करके भी जो है ना कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। और क्योंकि पहले लोकल सपोर्ट थी और लोकल सिंपैथी थी उनके साथ में, इसीलिए शायद वो अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट था कि टूरिस्ट को नहीं अटैक करना है, जो कभी नहीं किया गया। वो अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट आज जो है ना इन लोगों ने तोड़ दिया है। वो दिखाता है कि सबसे बड़ा डेस्परेशन है कि उन्हें अब कश्मीरियों की फ़िक्र नहीं है, उन्हें अपनी जो है वो काम करना है, अपनी ज़मीन वहाँ पे जो है ना वापस बनानी है और दिखाना है कि हम अभी भी मौजूद हैं और हम जो है ना कुछ करने की ये रखते हैं क़ुव्वत। तो वो इसलिए ये सडनली आकर के 4-5 लोग और इस तरह के लोगों का नरसंहार करके चले जाएं, तो ये कहीं से भी कश्मीरियों के फेवर में तो नहीं है, जिसके लिए कहा जाए जो अभी इसकी अब पूरा परिप्रेक्ष्य है। पिछले दिनों पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने जिस तरह का के भड़काऊ बयान दिए और कहा कि जी हम ये करेंगे और वो करेंगे और कश्मीर को नहीं छोड़ सकते, फिर दूसरे वहाँ के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स के भी बयान आ रहे थे। तो वो ये सब इनका एक फ्रस्ट्रेशन था कि हमारी ज़मीन वहाँ से खिसक रही है, लोग अब हमारी परवाह नहीं कर रहे हैं या लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि हमने ये सही है कि बाकी कश्मीरियों के कुछ अपने इश्यूज़ जो भी रहे हों, लेकिन हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारा जो है माहौल बदला है, बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं। अभी सिनेमा हॉल्स खुलने लगे, टूरिज़्म को लेकर के एक अंडर करंट जो है ना वो एक तरह से बनाया जा रहा था वहाँ से कि टूरिज़्म जो है ना हमारे कल्चर वो ख़राब चल रहा है, या एक फ़ैशन शो को लेकर के बहुत बवाल हुआ। तो वो इन सारी चीज़ों का जो है ना वो ये एक सेक्शन से, एक ग्रुप के और ये इस तरह के टेररिस्ट नेटवर्क के थ्रू बनाया जा रहा था कि एक तरह से कश्मीर को जो है ना ये टेक ओवर कर रहे हैं,
जबकि हकीकत ये है कि जाकर के बसा कोई नहीं है कश्मीर में, अभी भी कश्मीरी ही रहते हैं वहाँ पर। ना किसी ने ज़मीन खरीदी है, ना कोई जाकर के बसा है। तो ये सिर्फ एक बनाना कि सरकार की सिर्फ ये साजिश है कि वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज कर दें और बाहर से लोगों को ला करके बसा दें, जबकि हुआ ऐसा कुछ है नहीं। तो ये सारा जो है वही डेस्परेशन दिखाता है जिसके अंदर में ये इतनी घिनौनी हरकत की है, जो कि सबसे ज़्यादा नुकसानदेह कश्मीरियों को ही है। अब इसका जो इम्पैक्ट होगा आने वाले कितने टाइम तक जो है वो टूरिस्ट सेंटिमेंट वापस वहाँ पर आएगा या नहीं है, टूरिस्ट का कॉन्फिडेंस कश्मीर में कितने टाइम में वापस आएगा। जब तक सफ़र कौन करेगा, वही कश्मीरी जिसके नाम पर अब लड़ने का दावा कर रहे हैं। मुझे और आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं और आप तो सिर्फ यही करेंगे कि थोड़े दिन के लिए कश्मीर विज़िट टाल देंगे, जो कि कश्मीरियों को ही नुकसान करेगी। तो इसके जो सबसे बड़े विक्टिम हैं वो कश्मीरी ही हैं, जिनके नाम पर जो है ना वो ये कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक उनका फ्रस्ट्रेशन है जिसमें उन्होंने इतनी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है, और उसकी सज़ा भरपूर मिलनी चाहिए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। 2-3 हिस्सों में बात कहूँगा मैं। जो बात आसिम भाई ने कही उसी से आगे बढ़ता हूँ। उनकी बात से 100% सहमत होते हुए 2-3 घटनाएं घटी हैं हाल फिलहाल में, वो हमको नहीं भूलना चाहिए। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड भारत के कब्ज़े में है, तहव्वुर राणा। और तहव्वुर राणा आगे पोल खोलेगा कि ISI के ज़रिए कैसे हाफिज़ सईद और उनके लोगों ने 2008 वाला मुंबई वाला हमला कराया था, उसको लेके पैनिक होगा उस पूरे सिस्टम में। ये हमको नहीं भूलना चाहिए। हम लोग जब वो आया था तो बड़े खुश थे कि भारत ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, पर हम उस खुशी में ये भूल गए कि पाकिस्तान ऐसा दुष्चक्र भी कर सकता है जो हमारे लिए भी भारी पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं एक तहव्वुर राणा का एंगल मुझे बार बार कल से ख्याल आ रहा है कि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को उस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। तहव्वुर राणा भारत के हवाले हो जाना, जेम्स हेडली का बयान उसके अगेंस्ट में होना, ये चीज़ें उनके खिलाफ कितना जाएंगी इंटरनेशनल, क्योंकि इंटरनेशनल दुनिया में हम लोग रह रहे हैं आज की तारीख में। एक ये गलत चीज़। दूसरी चीज़ जो बात आसिम भाई बोल रहे थे कि बीते 3-4 सालों में अगर आप देखेंगे पोस्ट 370 हटने के बाद भारत ने ये पिक्चर प्रोजेक्ट की दुनिया भर में कि कश्मीर में अब शांति बहाली हो रही है, पत्थरबाजी नहीं हो रही है, विकास के काम हो रहे हैं, 40,000 करोड़ के MOU साइन हुए, G20 समिट हुई तो उसके डेलीगेट्स को 2 बार अलग अलग वजहों से पहलगाम भी गया था वो डेलीगेट। हाँ, पहलगाम भी गया था, विदेशी डेलीगेट्स को वहाँ ले गए। ये दिखाया गया कि सब चीज़ें सामान्य हो रही हैं। तो ये फांस होगी कहीं ना कहीं, ये पैर में चुभ रहा होगा, मन में चुभ रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है। आज उनको मौका मिला। आज की तारीख में तालिबान के साथ पाकिस्तान का चल नहीं रहा बिल्कुल भी। वहाँ पे 36 का आंकड़ा खुला हुआ है, वहाँ पे अलग एक फ्रंट खुल गया है। बलूचिस्तानियों ने और बांस कर रखा है उनको, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं। तो सबसे आसान रास्ता उनको क्या दिखता था कि यहाँ पर उनके कुछ सिंपैथाइज़र हैं, इस वाली ज़मीन पे वो पिछले 30-40 सालों से काम करते रहे, इस टेरेन से वाकिफ़ हैं, और प्लस यहाँ के लोग, ये मौका नहीं है कहने का, पर मुझे कहना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को ध्यान नहीं है कि किस तरीके से और चाक चौबंदी करनी चाहिए। हम ये मान के चल रहे थे कि पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान के समर्थित जो आतंकी संगठन है वो तो अपने आप बर्बाद हो रहे हैं। हमने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी थी, उस एंगल पर उतना फोकस हमारा नहीं था। इसीलिए जब जो उरी हुआ, उसके बाद पुलवामा हुआ, और आज हम इस तारीख पर बैठे हुए हैं कि जब JD वैंस जैसा इतना VVIP दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर आदमी आपके देश में है, उस वक्त में ये आतंकी संगठन ऐसी हरकत करते हैं। ये सिर्फ अंधाधुंध गोलियां नहीं चलाई हैं, ये कसाब वाला मामला नहीं है। ये आके पूछा गया है आपको, आपकी शक्ल देखी गई, आपका आई कार्ड देखे गए, आपसे कलमा पढ़वाया गया, आपके कपड़े उतारे गए, उसके बाद गोली मारी गई और औरतों को छोड़ दिया गया ये कहते हुए कि जाके बताना कि ये हुआ है। ये उससे खतरनाक है। ये अंधाधुंध गोलियां चलाने से ज़्यादा खतरनाक है। ये वेल प्लान्ड है, ये वेंजेंस है, ये बदला है। किसी बात का हम कुछ मतलब उकसाने के लिए किया गया है कि आप करके देखो हम क्या करते हैं। भारत 2 बार जवाब दे चुका है, उरी के बाद और पुलवामा के बाद। अब भारत का जवाब क्या वही होगा कि हम उस तरफ जाएंगे 30-40 किलोमीटर अंदर और 8-10 कैंप ख़त्म कर देंगे और लौट आएंगे? क्या उतने में हम संतुष्ट होने वाले हैं, या इससे बड़ी चीज़ की ज़रूरत है? और ये तो एक पहलू है बातचीत का। दूसरी पहलू पे मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ। हम लास्ट ईयर करगिल कवर करने गए, जब करगिल की एनिवर्सरी थी, मैं और विष्णु शोम साथ थे, इसी रास्ते से निकले। यही रास्ता है, हमने वो इलाका देखा है, आंखों के सामने हाईवे से लगा हुआ इलाका है। और श्रीनगर से, एयरपोर्ट से आप निकलते हो तो हर 50-100 मीटर पर एक फौजी खड़ा हुआ है, AK-56 AK-47 लेके, जो दिखता है रूट में आपको। ये मानना कि वो 20 मिनट तक वहाँ पे रहे, गोलियाँ चलती रहीं और कोई हमारा फौजी नहीं आया, कोई सैन्य बल नहीं आया, ये मेरे गले नहीं उतर रहा है। उस जगह पे जो हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा सैन्य बल तैनात है,
जहाँ पर आर्मी है, जहाँ पे सीआरपीएफ है, जहाँ पे राष्ट्रीय राइफल्स है, जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस है, वहाँ पर 20 मिनट तक खुले में दोपहर में 1:30-2 बजे के आसपास गोलियाँ चलती रहीं और एक फौजी नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ गए सब लोग, क्या कर रहे थे, क्या सब एक साथ पिकनिक मना रहे थे? ये क्यों हुआ? ये अगर सिस्टम में ऐसी कोई खामी थी तो उन 4-5 लड़कों को कैसे पता थी जो आके इतना बड़ा कारनामा करके चले गए? और उसके बाद 24 घंटे से ऊपर हो गया पूर्णेंदु, एक आदमी नहीं पकड़ा गया। वो कोई बॉर्डर का इलाका नहीं है, आसपास बॉर्डर कहीं नहीं है, जंगल है। उस जंगल में तो आपकी फौज ने भी काम किया होगा ना, आपके सैनिकों ने भी काम किया होगा ना। आप या तो पकड़ लिए गए, बताया नहीं जा रहा है, उनसे कुछ उगलवाना चाहते होंगे, एजेंसीज के हो सकता है हाथ लग गया, मुझे नहीं पता। पर आज की तारीख में ये परसेप्शन जा रहा है, मन में ख्याल आता है कि 24 घंटे हो गए, इतनी बड़ी सैनिक वहाँ पर डिप्लॉयमेंट है, सेना का और अर्धसैनिक बलों का, फिर हम पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? कहाँ कोई कमी रह गई है? क्या आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है? क्योंकि आप जब 4 तरह की सेनाएं काम कर रही हैं, आपस में कोई लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, क्या है ये? इसको आंसर करना बहुत ज़रूरी है। तो 3 चीज़ें हैं प्रायोरिटी के लेवल पर। जो बीमार हैं वो सुरक्षित हो जाएं, उनका इलाज सबसे अच्छा चले, टॉप मोस्ट काम ये होना चाहिए, हो ही रहा होगा। सेकंड काम, हमको रिस्पॉन्ड क्या करना है और कैसे करना है। बंदूक से करना है, दिमाग से करना है, इकोनॉमिकली करना है, सिर्फ टेररिस्ट कैंप तक करना है, या पाकिस्तान की सेना तक करना है, या ऐसा हेडक्वार्टर तक करना है। दूसरा काम ये होना चाहिए। और तीसरा काम ये होना चाहिए, अपने अंदर में अगर कोई खामी है, अगर हमारे अंदर कोई चूक रह गई है, अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई है, उसको हम कैसे कवर करेंगे? क्योंकि उरी भी यही हो जाता है, पुलवामा भी यही होता है, और ये भी यही हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो चीज़ें हैं ना जहाँ पे हम अपनी व्यवस्था को चाक चौबंद नहीं कर पा रहे हैं। ये मुझे चिंता लगता है कि हर 3-4 साल में इतनी बड़ी घटना घट जाना। और ये बात बिल्कुल ठीक है, चिट्टी सिंहपुरा 25 साल पहले हुआ, 2000 में। तब बिल क्लिंटन यहाँ थे, तब मार के चले गए 25, 30, 35 लोगों को, और अब ये हो गया 36 लोगों को, और अब ये हो गया। तो मतलब ये उनकी मंशा देखिए ना आप, वो अपने मिशन में कामयाब हो जाता है कि हमको अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियाँ चाहिए। ट्रंप को, पुतिन को, सबके आज कंडोलेंस मैसेज चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को अपनी ट्रिप शॉर्टन करनी पड़ी, जो सऊदी अरब में थे, लौट के आए, आनंद फानन में काम कर रहे हैं। तो वो अपने मंसूबे में कामयाब होगा। हम कब पकड़ेंगे उनको? सुशील सर, एक तो बात जो चूक की हो रही है कि क्या हमसे चूक हुई, वो चूक क्या थी और क्या हमें सबक लेना चाहिए। दूसरा, जो सीसीएस की मीटिंग है, रिस्पांस की बात हो रही है, हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए? देखिए, अभी तक लगभग सारी बात जो इससे जुड़ी है वो तो बात हो चुकी है। किसी भी तरह की जो चुनौती होती है, जब भी उसका सामना होता है तो वो नीजर्क रिएक्शन से नहीं होता, एक रणनीति बना के ही होता है। आतंकवादियों ने भी जो किया एक रणनीति के तहत किया। ये इससे साफ दिखता है कि भारत में जेडी वांस अमेरिका के उपराष्ट्रपति का दौरा था और उनको मामले को इंटरनेशनलाइज करना था। और ऐसे में सबसे आसान तरीका है आप पर्यटकों को निशाना बनाओ, वो सबसे आसान एक सैनिक कैंप पर हमला करना मुश्किल काम है, ज़्यादा स्ट्रेटजी चाहिए। और आपको अगर एक टाइम फ्रेम के अंदर कुछ करना है तो आप सबसे आसान निशाना चुनते हो। और उन्होंने चिट्टी सिंहपुरा की तरह एक आसान निशाना चुना। उन्होंने जहां 2000 पर्यटक मौजूद थे वहां चुन करके करीब 26-28 लोगों को मार दिया। तो मामला इंटरनेशनलाइज हो गया, जो उनका मकसद था। अब यह है कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। कल प्रधानमंत्री का जो सबसे पहला ट्वीट था, अगर आप उसको ही देखेंगे तो उसमें सीधे उन्होंने यही कहा था कि इसका हिसाब किताब होगा, इसका बदला लिया जाएगा, इसकी कीमत वसूली जाएगी। बड़ा क्लियर उन्होंने उसमें लिखा। पहले उनके जो मैसेज में है कंडोलेंसेस नहीं थी, यानी वो जो मैसेज लिखा गया वो त्वरित प्रतिक्रिया भारत के सबसे ताकतवर व्यक्ति की बता रहा है, जो कह रहा है कि इसमें तुरंत जो है एक्शन होगा। अब उसका टाइम फ्रेम क्या होगा वो रणनीति के तहत तय होगा। कुछ देर पहले राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम में सबसे पहली बात जो है संवेदनाएं व्यक्त करने के बाद जो कही वो ये कि भारत इसका मतलब एक तरह से इस पर कार्रवाई करेगा उचित समय के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर आप ये देखेंगे। और ये आतंकवादियों पर ही नहीं होगा, ये उन पर भी होगा जो उन्हें पीछे से समर्थन देते हैं। तो पीछे से आतंकवादियों पर करने का मतलब है कि वो आतंकवादी तो हमारी सीमा के अंदर घुसे हुए हैं, उन पर तो कार्रवाई हो रही है। उन पर भी जिन्होंने उनको समर्थन दिया, इसका मतलब है कि पाकिस्तान पर भी। इसका मतलब है फिर कोई एक क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक होगी, फिर एक कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है। ये इससे मोटे मोटे तौर पर जो नतीजे आप निकाल सकते हैं वो मिल रहे हैं। सीसीएस की बैठक है और इस तरह की बैठकों के जो गोपनीय जानकारी हैं वो तभी मिलती है जब वो मिलनी चाहिए या जब वो
सरकार उनको बताती है किसी नतीजे में आने के बाद। तो ये तो तय है कि कुछ तो किया ही जाएगा। पब्लिक सेंटीमेंट भी बहुत हाई है। आप तमाम सोशल मीडिया देख लीजिए, आप तमाम जगहों पर लोगों से होने वाली बातचीत देख लीजिए, हर आदमी ये कह रहा है कि इसका तो मतलब कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। अब बात यह है कि एक तो हम अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में कोई स्ट्राइक कर देंगे, क्या ये हल है? ये हल बेसिकली त्वरित हल है। किसी भी चीज़ पर, घाव पर आपने अचानक से एक पट्टी लगा दी, लेकिन आप वो घाव क्यों हो रहा है उस वजहों पर भी आपको काम करना पड़ेगा कि अगर वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो आप उसकी दवा भी देते हैं। तो अब उसको करने का एक बड़ा तरीका ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो परिदृश्य है उसमें भारत की स्थिति बहुत मजबूत है। जिस तरह से पुतिन और ट्रंप दोनों के बयान तुरंत आए कल, उससे पता लगता है कि दोनों ही तरफ से भारत ने अपनी मजबूत एक दावेदारी, मतलब एक तरह से मजबूत पैठ बनाई हुई है और इस मामले में दोनों भारत का साथ देंगे। और ट्रंप ने भी बहुत ही मतलब ठोस शब्दों में ये बात कही, जेडी वैंस ने भी कही। तो इस मामले में विदेश का या कहा जाए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भारत को समर्थन पूरा मिलेगा और हो सकता है भारत एक कार्रवाई करने के बाद खुलकर ये बात कहे कि हमने ये कहा है, और हो सकता है जो सबसे करीबी ताकतवर देश हैं भारत के, उनको भारत पहले समझा चुका हो या समझा दे। क्योंकि कल सऊदी अरब में जिस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद थे तब ये हुई, तो ये भी निश्चित है कि सऊदी अरब जो पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी भूमिका निभाता रहा है, उसको भी भारत ये क्लियर करके आ चुका होगा कि ये इस तरह का मामला है जिसमें हम जाने नहीं देंगे अब आसानी से, कुछ इसमें ज़रूर होगा। क्योंकि सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिस तरह से उनके साथ हमारे रिश्ते हैं पिछले कुछ समय में, उसमें भारत को कॉन्फिडेंस में लेकर के कुछ कहने में बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा। और निश्चित ही ये बात पाकिस्तान तक भी पहुंच गई, क्योंकि कल इस घटना के होने के बाद सीमा पर लगातार सरगर्मियां थी, पाकिस्तान की ओर से लगातार चौकसी बढ़ती गई, उसकी जो वायु सीमा है उसको उन्होंने एक तरह से सील करने की कोशिश की, उनके जो हवाई अड्डे थे वहाँ लगातार जो है सरगर्मियां बनी रही, क्योंकि उनको लगा कि भारत हो सकता कोई त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए कुछ करे। लेकिन त्वरित प्रतिक्रिया, नी जर्क रिएक्शन, अक्सर वो नतीजा नहीं हासिल होता उसमें जो आप करना चाहते हैं, एक दूरगामी नतीजा। तो इंटरनेशनली पाकिस्तान को आप और कितना अलग कर सकते हैं, इसको और तेज़ करना होगा। सब लोग इस समय एक भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनकी एक बहुत पुरानी 2008-2009 का एक बयान है, उसका जिक्र कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि इफ़ यू डू वन मुंबई यू विल लूज़ बलूचिस्तान। तो ये एक वो है जो उन्होंने किसी और संदर्भ में कभी कहा था, लेकिन ये कहीं ना कहीं इंडिया का जो सिक्योरिटी एक तरह से पूरा का पूरा व्यू पॉइंट है, उसको भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं इस तरह से करना भी ज़रूरी है कि जो आप पर नुकसान, जो जिसको बोलते हैं ना ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी, कि आप पर दुश्मन हमला करता है, आपकी टेरिटरी पर हमला करता है, तो आप कितना बचा सकते हैं। 2-4 हमले तो आप पर होंगे, 2-4 बार तो आपको चोट लगेगी, लेकिन जब आप ऑफेंसिव डिफेंस करते हैं, यानी आप दुश्मन की ज़मीन पर जाकर खेलते हैं, तो आपके कुछ हमले हो सकता है नाकाम हो, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसको नुकसान होता है। तो जो ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी है इंडिया की सिक्योरिटी सिस्टम में, वो लगातार हर बार दिखी है, इस बार भी दिखेगी। लेकिन अब ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान के जो फॉल्ट पॉइंट्स हैं, फॉल्ट लाइंस हैं, आप उन पर काम तेज़ करें। वो बलूचिस्तान है, वो NWFP है, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है, क्योंकि जब तक उसको खैबर पख्तूनख्वा है, जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे तब तक वो आपको परेशान करता रहेगा। और जब उसको अपने अस्तित्व पर खतरा नज़र आएगा, जो कि बहुत पहले से है, लेकिन पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं शायद कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लेते, या ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र ने वो जड़ें मजबूत की ही नहीं है। आज भी वहाँ हैव्स और हैव नॉट्स कहीं ज़्यादा है, मिडिल क्लास बहुत कम है, बहुत अमीर हैं या बहुत गरीब हैं, बीच का जो तबका है उसकी वहाँ सुनी नहीं जाती, जो शायद वहाँ का सबसे समझदार तबका है। तो जब तक आप उसके मर्म स्थल पर चोट नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ दिन बाद वो इस तरह के दर्द देता रहेगा। ये एक निश्चित रूप से भारत की कोशिश होनी चाहिए, जो हो ही रही होगी। हमसे कहीं बड़े बड़े लोग, जानकार वहाँ मौजूद हैं जो इस सब पे काम कर रहे होंगे। और जैसे TRF की बात है, TRF एक बड़ी सोची समझी रणनीति है। लगातार पाकिस्तान पे इस बात का दबाव बनता रहा कि वो आतंकवादियों को भारत में शह देता है, लश्कर-ए-तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो या जैश मोहम्मद हो। लेकिन इन सब के साथ क्या था कि कहीं ना कहीं एक रिलीजियस कनोटेशन था इन सब के पीछे, कि कहीं ना कहीं एक धार्मिक आवरण इनका था। जब इन पर आरोप लगने शुरू हुए और पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय सख्ती मजबूत हुई, ख़ासतौर पर FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है,
उसका, तो पाकिस्तान को ये समझ में आया कि अब हमें कुछ दूसरा करना पड़ेगा। 2019 के बाद उसने ये कह सकते हैं अनरेस्ट का थोड़ा सा जो हुआ उसको लेकर के उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। ये एक ऑनलाइन संस्था की तरह शुरू हुआ था TRF। इसने लोगों को भड़काना शुरू किया, जिहाद, कश्मीरियों को भड़काने की तमाम कोशिशें की, और धीरे धीरे इसने बड़ा ट्रैक्शन जब गेन किया तो इसको फिर एक तरह से ज़मीन पर उतार दिया पाकिस्तान ने। और जैश है या फिर आपका लश्कर है या और जो तंजीमें हैं वहाँ आतंकी, उनसे मिला करके उनके लोगों को ला करके इसको बनाया। और उसकी कोशिश ये थी कि ये रेजिस्टेंस है जो हुआ है उसके अगेंस्ट, ये कोई इसका पीछे कोई रिलीजियस वो नहीं है और इसके पीछे पाकिस्तान भी नहीं है, ये वहाँ के लोकल लोगों का अनरेस्ट है भारत सरकार के फैसले के खिलाफ। उसको ये मुखौटा देने की उन्होंने कोशिश की। और उसके बाद TRF के नाम पर आपने देखा होगा लगातार जो सबसे ज़्यादा कार्रवाई हुई है वो TRF के लोगों ने किया और उन्होंने जिम्मेदारियाँ ली हैं। उन्होंने कई ऐसे लोगों को मारा, क्योंकि उसके बाद उन्होंने दिखाने की कोशिश की भारत की जो मुख्य भूमि है, मेनलैंड है, उसमें और कश्मीर में अंतर है, और वहाँ का आदमी अगर कश्मीर में काम कर रहा है तो आप उसको मारें ताकि वहाँ के लोग इधर ना आएँ। और इधर भी अनरेस्ट उन्होंने बाकी जो देश के लोग हैं उनके प्रति पैदा करने की कोशिश की। तो जितनी भी घटनाएं हैं उनमें अधिकांश TRF का नाम आया, और TRF ने कोशिश की कि स्थानीय तौर पर लोगों को रिक्रूट करे और बाहर के लोग भी उसमें, जो पाकिस्तान से जो आतंकवादी संगठन है उनके भी वो आतंकी वहाँ आए। तो दोनों का मिला जुला है, लेकिन इसके पीछे बड़े वो जो है वो विदेशी आतंकी, पाकिस्तान जो आतंकी हैं वो शामिल हैं। तो अब कहीं ना कहीं TRF का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको भी तोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये बात सामने लाने की कि ये ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल है। ये बेसिकली वही लोग हैं जो नई शक्ल में सामने आते हैं और मतलब कोशिश ये करते हैं कि हर कुछ समय बाद ये जो पूरा मसला है कश्मीर का इसको ज़िंदा रखा जाए। नहीं, पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो हम लोग के शो का फॉर्मेट था तो थोड़ा उसको आपको पालन कराना चाहिए, और बहुत लंबा 30 मिनट हो गए, और उसके बाद हाँ नहीं, मैं उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूँ। ये आपके होस्ट हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि चर्चा भटके नहीं, उस चर्चा पे हम लोग रहें। देखिए, दूसरी बात यह है कि जैसे जो आपने सवाल उठाया कि भाई देखिए, मुझे जो लगता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोकल जो स्थानीय जो कश्मीरी हैं उनका जो है सपोर्ट जो है इस बार पूरी तरीके से जो देश की जनता है, या आप कह सकते हैं कि इस पूरे आतंकवादी हमले के ख़िलाफ़ रहा है। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि कश्मीर के जो लोग हैं उसमें बहुत से जो नौजवान हैं जो भटक गए, उनका साथ जो है इन टेररिस्ट को मिल जाता है, या ऐसे लोग वहाँ पे कश्मीर में मौजूद होते हैं जो इनको इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। लेकिन कम से कम ये घटना दिखाती है कि पूरा जो कश्मीर है वो पूरे देश के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। यानी वहाँ भी लोगों के अंदर ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि जो वहाँ के टूरिस्ट हैं, जो वहाँ पे जो लोग टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी रोज़ी रोटी पे लात पड़ी है पहलगाम में जो अटैक हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि देखिए, जब ऐसे अटैक होंगे तो स्वाभाविक है कि जो पूरे देश के टूरिस्ट हैं वो कश्मीर नहीं जाएंगे। वो क्यों जाना पसंद करेंगे? उनके पास और भी ऑप्शन है, वो दूसरे राज्यों में जा सकते हैं, दूसरी जगहों पर जा सकते हैं। तो जो आम कश्मीरी है वो इस बात को पूरी तरीके से समझ रहा है कि ये सिर्फ इसको एक टेररिस्ट एक्टिविटी के तौर पे नहीं देखना है, बल्कि ये एक तो ये पूरी कश्मीर को उसने बदनाम किया है इस घटना ने, और फिर जो लोकल लोग हैं उनके जो रोज़ी रोटी है उस पर असर पड़ा है। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में बोलूँगा कि पिछले दिनों कई अटैक हुए। जैसे आप पुलवामा देखिए, आप उरी देखिए। उरी के बाद तो सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उसके बाद अभी आपने देखा होगा कि 1 साल पहले एक अटैक हुआ था जिसमें लोकल 6 मज़दूरों को मारा गया था, टेररिस्ट ने मारा था। उसमें ज़्यादातर मुस्लिम्स थे। तो स्वाभाविक है कि वो चाहते थे कि भाई यहाँ पे जो विकास के काम हो रहे हैं वो प्रभावित हों। अब ये सुशील जी ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं सहमत हूँ कि भाई सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक करने से काम नहीं चलेगा। उरी के बाद तो वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, लेकिन उसके बाद भी टेररिस्ट एक्टिविटी जारी रही। अब ये 26 टूरिस्ट मारे गए। इसका जो स्थायी हल है वो सरकार को ज़रूर निकालना चाहिए, और स्वाभाविक तौर पे सरकार देख रही होगी जिस तरीके के बयान आया अभी थोड़ी देर पहले, जो राजनाथ सिंह ने कहा या प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ट्वीट किया, वो स्वाभाविक है कि सरकार इस बारे में सोच रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो बहुत ही देश के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान का मंसूबा यही है। वो चाहता है कि जो देश में जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं उनमें आपस में वो मतभेद पैदा करे, और उसका मकसद ही ये है कि देश के अंदर अनरेस्ट पैदा हो, एक धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे हिंदुस्तान में बंटवारा हो। और जो जिस तरीके से सोशल मीडिया रिएक्ट कर रहा है वो पाकिस्तान को ज़रूर सूट करेगा।
तो ऐसे लोग जो कि इसको को इस तरह का एंगल दे रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि भाई ये वो वक्त है कि जब पूरा देश और देश के सभी नागरिक एकजुट रहें, एक साथ रहें, एक भाषा में बात करें और इस टेररिज्म को कंडेम करें, तो वो ज़रूर उनको ध्यान रखना चाहिए। एक मैं इसमें बस और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि कश्मीर में बड़ी तेज़ी से पिछले कुछ सालों में जो पर्यटन है वो बढ़ा है। करीब 2 करोड़ 35 लाख लोग पिछली बार कश्मीर में गए थे। 1 करोड़ 30 लाख की आबादी है। एक आदमी पर औसतन 10,000 रुपये का भी खर्च होगा तो करीब 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान जम्मू कश्मीर को होता 3 करोड़ क्रॉस करने वाला था अनुमान था। तो मेरा मानना ये है कि जम्मू कश्मीर को यही नुकसान न होने दिया जाए। ये पूरे देश की जिम्मेदारी बनती है कि इस समय जम्मू कश्मीर के साथ खड़े हों। ये निश्चित है कि वहाँ पर तनाव है और ये इसके बाद लोग डरेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के लोग इस तरह के हैं कि वो उसके बाद भी वहाँ जाएंगे। तो मेरा मानना है कि और जाना चाहिए ताकि जो उनके मंसूबे हैं वो ख़त्म हो। ये कहना आसान है, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे मौके पर कभी भी जम्मू कश्मीर को अलग थलग नहीं छोड़ना चाहिए या उसको ये महसूस नहीं होने देना चाहिए कि अब तुम्हारे पास नहीं आएंगे अगले 2-3 साल तक। और जो मुझे लगता है कि इस बात को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लोगों के मनों में भी ये बात रखनी चाहिए कि भाई जम्मू कश्मीर को इस वक्त आपकी ज़रूरत है, इस वक्त आपको और अधिक संख्या में जाना चाहिए, उनकी आर्थिकी मजबूत करनी चाहिए, उनकी रोज़ी रोटी जो है वो चले, ताकि फिर कोई ये होता कहाँ से जब आपकी बेरोज़गारी बढ़ती है। जब रोजगार नहीं होता तो आदमी हथियार उठाता है, आदमी पत्थर उठाता है। आप थ्योरी बहुत पुरानी हो गई। नहीं, वो एक वो अनरेस्ट दूसरी वो भी है, लेकिन अगर आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो भी आप कश्मीर में कोई रोजगार का संकट नहीं है। कश्मीर में रोजगार का संकट नहीं है बाबा, वो एक अलग चीज है। 200 बार गया हूँ मैं कश्मीर, कभी मैं एक बात दूसरी कर रहा हूँ कि आप वो नुकसान न होने दें उसको, तो उससे मजबूतियाँ, उससे नज़दीकियाँ और बेहतर होंगी, जो इस वक्त बहुत ज़रूरी है। ये मतलब मेरा रोजगार का संकट होता था बिहार यूपी में हो जाता, सब नक्सली हो जाते। अब मैं बहुत साधुवाद है बहुगुणा जी का, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है 100% लोगों ने बुकिंग कैंसिल करनी शुरू कर दी है। ठीक नहीं, हाँ ठीक नहीं है जो भी हो। और सरकार ने कह दिया है, टूरिज्म मिनिस्ट्री ने कह दिया है, शेखावत साहब ने, कि सबको रिफंड मिलना चाहिए। सारे उन जो भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे होटल वाले हों चाहे एयरलाइंस वाले हों, उनको सरकार ने गाइडलाइन दे दी है। तो टूरिज्म गया और मुझे लगता है करीब 1 साल उभरने में तो लग ही जाएगा इसको। तो ये खामियाजा है ऐसे होने पे। और मैं ये थ्योरी भी नहीं मानने के लिए तैयार हूँ कि इसमें लोकल्स का हाथ नहीं। लोकल टूरिस्ट हैं, टीआरएफ में भी लोकल टूरिस्ट टेररिस्ट हैं और उनके बिना हो ही नहीं सकता। नहीं, बाबा जो एसपी वैद साहब जो कह रहे थे, वो कह रहे थे वो रेशियो अब 90% और 10%। 90% जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, 10% लोकल। पहले ये रेशियो लोकल का ज़्यादा होता था, वो एक बात थी। तो मतलब 90% जो ज़्यादा है, तो आप अपना डिग्री 90% 20% जो भी देख लो, लेकिन कैजुअलिटी तो उतनी ही है ना यार। हाँ बाबा, वो उसका तो स्केल वो भी तो उतना ही बड़ा स्केल है। तो बड़ा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो सुमित ने कही कि इतना बड़ा, इतना टूरिस्ट 2000 लोग वहाँ है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई जाने का, तो फेलियर है। यही और आप जानिए हम गए, वो पोनी, वो मैं भी गया हूँ, वो बैसण वैली में भी 2022 में मैं भी गया था। या फिर पैदल जा सकते हैं वहाँ से। तो जो घायल हो जाए, किसी के पाँव टूट जाए, लाना मुश्किल है। चौपर नहीं है आपके पास। तो देखिए, जब भी आप राजनाथ सिंह की बात कर रहे थे ना, शादाब भाई ने की शायद, बड़ी इंटरेस्टिंग बात रक्षा मंत्री ने बोली है। पहली बार भारत सरकार के टॉप 4 मिनिस्टर में से एक लाइन उनकी मैं कोट कर रहा हूँ, उनके भाषण की। कल पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। ये रक्षा मंत्री का बयान है। जो मैं कह रहा था ना, ये अंधाधुंध गोली चलाने से ज़्यादा खतरनाक है। ये प्लान करके किया गया, ये आपकी हार्मनी को डिस्टर्ब करने के लिए किया गया। एक तीर से कितने शिकार, अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियाँ, कश्मीर का आर्थिक विकास पे चोट, हम और आप मना कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, 100% कैंसिलेशन हो रहा है। लोकल जो आदमी है वो परेशान कि आप क्यों उस तरफ जा रहे हो, हिंदुस्तान की तरफ जा रहे हो, क्यों नहीं आप कश्मीरियत को ज़िंदा करते हो। चौथा, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की ताकतें जो कमज़ोर हो रही थी, वो वापस खड़ा होने का मौका मिल गया। आसिम मुनीर साहब ने जो कहा 5-7-10 दिन पहले, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, कि कश्मीरी भाइयों को हम अकेला नहीं छोड़ सकते, हमको उस दिन समझ जाना चाहिए था कि कोई बड़ी काम होने वाला है। पाकिस्तान का जनरल आर्मी चीफ पाकिस्तान की संसद में सांसदों को बोल रहा है कि हम आज भी कश्मीर के साथ हैं, कश्मीर हम भूले नहीं हैं, कश्मीरी भाइयों को हम अकेला नहीं छोड़ सकते, उनके साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। वो 370 के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। तो ये सब चीज़ें जो थी,
ये परेशान करने वाली चीज़ें थी जिस पर हमको तैयार रहने की ज़रूरत है। इसमें एक चीज़ में जो है ना, जो आपने बोला वो धार्मिक वाला एंगल, वक्फ को लेकर इस समय देश में एक तरह का माहौल बना हुआ है, सबको पता है, और माहौल कहीं ना कहीं रिलीजियस उस पर बना हुआ है। इस समय वो भी एक फॉल्ट लाइन है जिसको आतंकवादियों ने कोशिश की, ये जो जामा पहनाकर एड्रेस करने, फेथ के जरिए। तो ये भी देखना चाहिए कि इसका मतलब है कि पूरी एक रणनीति के तहत उन्होंने ये सारा कुछ किया है। एक सबसे बड़ी डिग्निटरी आपके देश में था, आपका प्रधानमंत्री सऊदी अरब में है, यहाँ पर नहीं है, और आप जो है रिलीजियस उस पर कर रहे हैं, और सबसे बड़ा कि आपका टूरिस्ट का पूरा सीजन वहाँ बाकी था, तो आपने एक साथ कई निशानों को कर दिया ना पूरा। अभी तो मई जून सुमित सर, बस एक छोटी सी टिप्पणी आप, क्योंकि आप वो बात कर ही रहे थे, धर्म वाली बात जो आई उसमें, हमने कल से देखा लोगों में बहुत गुस्सा है, और वो कई बार गुस्सा बहुत कम्युनल लाइन पे जा रहा है, वो जो जिसमें आतंकवादी भी यही चाहते हैं। शादाब जी ने भी उसको बखूबी बताया कि वो उनका मकसद ये है कि आप धार्मिक आधार पे आप नहीं, जो ट्विटर पे ट्रोल्स हैं उनकी बात मत करिए आप। वो ट्विटर के ट्रोल्स हैं, वो सांप्रदायिक सद्भाव को बनाने के नहीं, बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उनको नहीं, उनकी जिम्मेदारी भी नहीं होती, और हमको उनको तवज्जो भी नहीं देनी चाहिए। मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ, 26 लोगों की हत्या हुई औपचारिक तौर पर, और जो वहाँ 2000 लोग, आपने कहा आंकड़े था, 2000 - 26 कितना हुआ? एक आंकड़ा हुआ ना, 1974। उनको किसने बचाया? वहाँ मौजूद कश्मीरियों ने बचाया ना। जो वीडियो बने हैं वो कश्मीर के लड़कों ने बनाए हैं। वो जो चीखता हुआ जा रहा है, बहन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा बच्चा कहाँ है, मैं उसको बचाता हूँ। कश्मीर में किस तरह की आबादी रहती है? वहाँ शुक्ला और अवस्थी रहते हैं क्या? भाई उसी मज़हब के लोगों ने, जिन पे आप सवाल खड़े कर रहे हो, उन्हीं के लोगों ने वहाँ बचाया है लोगों को। और एक बचाने में मरा भी है स्थानीय व्यक्ति, उसको गोली लगी है, उस लिस्ट में नाम दिखाई दे रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आतंकी आए थे हमारे घर के अंदर, जो माहौल बिगड़ा हुआ है, तनाव में, उसका फ़ायदा उठाने। उन्होंने फ़ायदा उठा लिया, लेकिन अब और फ़ायदा हमको नहीं उनको उठाने देना है। अब हमको सचेत होना है, हमको बुद्धि का इस्तेमाल करना है, विवेक का इस्तेमाल करना है कि हम एक हैं। हम भारत में हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं हैं। ये राजनीतिक मुद्दा है, वक्फ को लेकर हो या जिसको लेकर भी हो, ये राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक तरीके से लड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन नहीं देखे क्या आपने? जो वक्फ पे सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ दिया एक तरीके से। सरकार के बिल को लेकर तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने, बेंच ने खड़े कर दिए। सरकार का सांसद उस पर सवाल खड़े कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस पर। मतलब ये तमाम चीज़ें देश में हो रही है ना, तो देश में एनार्की नहीं आई है। भरोसा रखने की बात है, सब्र करने की बात है, उद्वेलित करने की बात नहीं है कि आप चल दिए मशाल लेके और हम आग लगा देंगे और बदला ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी ऐसे नहीं जिंदा रहती है, ये सभ्यता है। कश्मीर में जो बंद हुआ इस आतंकी घटना के खिलाफ, वो भी बता रहा है कि वहाँ के लोग अब इस सब से दूर होना चाहते हैं। ये जो आतंकी घटनाएं हैं वो इनके साथ किसी हाल में नहीं होंगे। ये जो बहुमत का है, जो एक तरह से आपको बहुमत पता लगता है, वो इससे पता लग रहा है, और वो बंद काफ़ी सफल बंद है। चलिए, तो मैं तो कहना चाहता, वो समझ ने कह दिया तो वाइंड अप कर सकते हैं अब तो आज की चर्चा में इतना ही। जो 26 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई है आतंकियों की गोलियों से, उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज हम ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं।